दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंदिर में पूजा अर्चना कर की प्रार्थना। सीएम धामी ने देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली में हाउस ऑफ हिमालय के आउटलेट का उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड की पारंपरिक धरोहर और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी में मिला नया मंच। राज्यपाल गुरमीत सिंह की मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात। राजभवन में दोनों के बीच हुई शिष्टाचार मुलाकात। चारधाम यात्रा मानसून से संबंधित दी गई जानकारी। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में मूसलाधार बारिश से तबाही। कई जगहों पर जनधन की क्षति की खबर। जगह जगह सड़कें भी हुई जमींदोज। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर आज उत्तराखंड में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि आज उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इतना ही नहीं, आपको यह भी जानकारी दे दें कि दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल की यह बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और साथ ही इस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय होंगे जिनको लेकर चर्चा होगी। साथ ही कई ऐसे प्रस्ताव जिनको पर की आज मोहर लग सकती है। तो उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे, वहां पर भी कई विषय रहे जिनको लेकर उन्होंने मंत्रियों से मुलाकात की है। आज क्योंकि कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, अब देखना होगा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जो कि बैठक में रखे जाएंगे और उसके बाद कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर कि आज इस कैबिनेट की मोहर लगेगी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और ऐसे में कई प्रस्ताव जो हैं वो इस बैठक में पेश किए जाएंगे, जहां पर कई प्रस्तावों पर मोहर भी लगने की उम्मीद जो है वो आज जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि आज उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। शुभांगी, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर रहे, ऐसे में कई मंत्रियों से मुलाकात उनकी हुई है और देखिए आज क्योंकि कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, उम्मीद जताई जा रही कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर की मोहर लग सकती है। बिल्कुल, देखिए आज 12 बजे से सचिवालय में ये कैबिनेट बैठक जो है वो शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तमाम मंत्रीगण इस बैठक में मौजूद रहेंगे और लगातार हम देख रहे हैं कि हर बुधवार को कैबिनेट बैठक जो है उसका आयोजन होता है और उसमें तमाम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उससे जुड़े हुए प्रस्तावों को पारित किया जाता है और ऐसे में मंजूरी दी जाती है। और पिछली बार भी हमने देखा था कि रेशम विभाग का हालांकि एक ही जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लगी थी और ऐसे में इस बार भी कई सारे विभाग जो है उन्होंने अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं, चाहे वो शिक्षा हो, पर्यटन हो, स्वास्थ्य हो। और ऐसे में क्योंकि लगातार ध्यान दिया जा रहा है खासकर उन प्रस्तावों पर, उन मुद्दों पर जिनको अभी जरूरत है कैबिनेट की मंजूरी की, चाहे वो पिछली बार हमने देखा कि कोकून की एमएसपी जो है वो बढ़ाई गई थी। इसके साथ साथ इस बार पर्यटन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, ऊर्जा विभाग का जो है कोई ना कोई प्रस्ताव आ सकता है जिस पर कैबिनेट मुहर लगाएगी। और इसके साथ साथ खास बात ये भी है कि देखिए अब भराड़ीसैंण में क्योंकि ये सत्र भी आहूत होना है और अगस्त से पहले होना है, ऐसे में उसको लेकर भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। उसको लेकर भी कई प्रश्न जो है अभी तक आ चुके हैं, उसको लेकर भी आज चर्चा हो सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री को ये तय करना है कि आखिर कब ये सत्र होगा, किस तारीख को होगा। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस वक्त सीएम के पास है और ऐसे में पिछली बार जो है इसको लेकर फैसला हुआ था, चर्चा भी हुई थी, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है और इसके अलावा भी पर्यटन और अन्य विभागों के प्रस्ताव जो है वो आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दिल्ली के दौरे पर रहे और ऐसे में आपको बता दें कि हनुमान मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर और पूजा अर्चना और प्रार्थना उनकी तरफ से की गई है। साथ ही देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी मुख्यमंत्री ने की है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हनुमान मंदिर का दौरा उन्होंने किया है और साथ ही आपको बता दें कि पूजा अर्चना और प्रार्थना भी उन्होंने की है। देशवासियों, प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो आपको बता दें कि
मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा और ऐसे में हनुमान मंदिर भी पहुंचे हैं। भगवान हनुमान जी का आज दिन है और हनुमान जी के दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। और इधर बगल में भगवान वाल्मीकि जी का भी मंदिर है, उनके भी दर्शन किए हैं। सभी के खुशहाली के लिए, सभी की तरक्की के लिए, हमारा देश, हमारा प्रदेश हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बने, जगत गुरु बने, विकसित भारत बने और जितनी भी बाधाएं हैं वो सब समाप्त हों, उसके लिए आशीर्वाद लिया है और सबके मंगल की कामना की है। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर हाउस ऑफ हिमालय आउटलेट का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है दिल्ली दौरे के दौरान। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान आउटलेट का उद्घाटन भी किया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर हाउस ऑफ हिमालय के आउटलेट का उद्घाटन किया है और साथ ही उत्तराखंड को एक नई पहचान, जहां पर आपको बता दें कि पारंपरिक तरीके से कितनी छवि जो है वो उत्तराखंड की दूसरे राज्यों में नजर आएगी। और साथ ही सभ्यता की बात करें, उत्तराखंड की संस्कृति की बात करें, एक आउटलेट यहां पर तैयार किया गया है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड अपने आप में बहुत सारी धरोहर को संजोए हुए है, आप उन्हीं को लेकर आखिरकार आप किस तरीके से दूसरे राज्य भी उसको जान पाएंगे और दूसरे लोग भी उनको जान पाएंगे, इसी को लेकर हाउस ऑफ हिमालय के आउटलेट का भी उद्घाटन यहां पर किया गया है। साथ ही बता दें कि उत्तराखंड को नई पहचान के रूप में और साथ ही उत्तराखंड में विकास किस तरीके से हो, इसको लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और ऐसे में हाउस ऑफ हिमालय के आउटलेट का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो ऐसे में दिल्ली दौरे पर रहे और कुल मिलाकर बात करें तो कई कार्यक्रमों में भी पहुंचे मुख्यमंत्री और साथ ही हाउस ऑफ हिमालय के आउटलेट का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो फिर तुम फ्री हो, अगर नहीं गए तो फिर तुम साथ रहोगे। मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ PR वोट से बात करने पर। चलिए तो रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल से मिले हैं इस दौरान और राज्यपाल के साथ में शिष्टाचार मुलाकात भी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिले हैं, आनंद वर्धन जो हैं वो मिले हैं, साथ ही राजभवन में दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई है। तो साथ ही आपको बता दें कि देखिए वो तस्वीर भी आपको बता रहे हैं, जहां पर दिखा रहे हैं चारधाम यात्रा मॉनसून से संबंधित जानकारी भी इस दौरान मिली है। और अब चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड एक धरोहर को सजे हुए है और ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड की अलग अलग तस्वीरें भी हमने देखी हैं। आखिरकार किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्यक्ष को लेकर भी आपको बता दें कि सहयोग ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस दौरान व्यवहारिक सहयोग की दिशा में भी अहम कदम उठाया गया है, जहां पर देहरादून की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जोलीग्रांट के बीच भी सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की अगर कुल मिलाकर बात करें तो उनकी तरफ से भी बताया गया है कि इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य नीति, नवाचार, संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, जल प्रबंधन, पर्यावरण को लेकर भी महिला सशक्तिकरण और साथ ही जन भागीदारी आधारित शासन को सशक्त बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो MOU है ये दोनों संस्थानों के बीच तमाम नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए एक अहम कदम भी माना जा रहा है। मेरा जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने इसकी शुरुआत की थी। पिछली बार जब हमारा सदन यहाँ पे था तो हमने इसको दोबारा से शुरू करा था और उसके बाद मन में ये बात थी कि मुझे इस इंस्टीट्यूट को लेकर कुछ इस तरह के कार्य करने जहां हम उत्तराखंड में के चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, पॉलिसी को लेकर हो, पानी को लेकर हो, इस पर हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं। देखिए हम लोग एरिया प्रायोरिटाइज किया है हमने
आज जो हमारी बात हुई है वो मुख्यतः पानी को लेकर के हुई है, क्योंकि हमें अभी बताया गया कि जितना पानी उत्तराखंड में बरसता है उसका 4% पानी भी अगर हम टैप कर लें तो हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कहीं मॉडल प्लेसेस पे खास करके गैरसैंड के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को दिखाएं, क्योंकि जो हैंडपम्प आपने देखे होंगे उसको रिचार्ज करने का भी एक चुनौती है। पौड़ी के एरिया में हमारे विश्वविद्यालय ने कुछ हैंडपम्प्स को रिचार्ज किया है। और अब चलिए बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर आपको बता दें कि जगत गुरु से मिले हैं ऐसे में। और देखिए इस दौरान कई विषयों को लेकर चर्चा भी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार में चाहे कांवड़ यात्रा की बात करें या फिर अन्य विषयों को लेकर, तो यहां पर संस्थान के कार्यालय का निरीक्षण भी किया गया है। एक्शन में मंत्री गणेश जोशी भी नजर आए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ग्रामोत्थान संस्था के कार्यालय का निरीक्षण भी यहाँ पर किया गया है। तो एक्शन में मंत्री गणेश जोशी, और कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर उनकी तरफ से कई बार निरीक्षण भी किया गया है, तमाम जानकारी उनकी तरफ से ली गई है। तो आपको बता दें कि हमको नेशनल जूट बोर्ड जो कलकत्ता है, बहुत अच्छी डिमांड है इसकी प्लेट मैट्स वगैरह की। ये एक्सपोर्ट की वेस्ट बेल्ट का है सर। ये वही जो फैब्रिक बन रहा है वहाँ। कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे? 7-8 हज़ार। 8,000 रुपये। और करीब कितना घंटा लगता है आपको? हम एवरेज 2-4 घंटे ही काम करते हैं। मैं जब सुबह आ गए। कितनी कमाई उसमें पैसे मिलते हैं? 5-6 हज़ार। ये क्या को सकती है? कितनी? ये नज़र बट्टू बना रहे हैं। हमको नेशनल जूट बोर्ड जो कलकत्ता है, बहुत अच्छी डिमांड है इसकी प्लेट मैट्स वगैरह की। ये एक्सपोर्ट की। और अब चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर नाबालिग के साथ में जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद अब आखिरकार ये मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि कपकोट में जिस तरीके से ये वारदात सामने आई उसके बाद से लगातार जो सियासत है वो गरमाई हुई है। और इसको लेकर अब अगर बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर कपकोट दुष्कर्म मामले में हरीश रावत का भी आरोप, और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी पर आरोप को बचाने का आरोप यहां पर लगाया गया है, आरोपी को बचाने का आरोप यहां पर लगाया है। बीजेपी विधायक का करीबी है, और ऐसे में बीजेपी ने आरोपी को जो आरोपी उसको पूरे तरीके से बचाने की कोशिश की है, ऐसा आरोप भी लगाया है हरीश रावत ने। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि कपकोट दुष्कर्म मामले में हरीश रावत का आरोप, बीजेपी पर आरोपी को बचाने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। साथ ही बीजेपी विधायक का करीबी है आरोपी, ये भी हरीश रावत की तरफ से कहा गया है। बीजेपी ने आरोप को बताया है बेबुनियाद। देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। और चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बीजेपी ने विपक्ष पर भी सीधे तौर पर आरोप लगाया है, और साथ ही कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर विपक्ष को घेरता हुआ इस दौरान सत्ता पक्ष नजर आया है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि इस दौरान बीजेपी ने विपक्ष पर डेमोग्राफी बदलने की साजिश का आरोप लगाया है। और बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बयान देते हुए कहा है कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति के लिए जनसंख्या संरचना को बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने भी कहा है कि कांग्रेस लगातार डेमोग्राफिक चेंज की बात सरकार से कहती आई है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इतने सालों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में वो इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पाई। भाजपा सरकार से पूछा जाना चाहिए कि 8 सालों से प्रचंड बहुमत की उनकी सरकार राज्य में है, अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम भी लगातार कह रहे हैं कि पहाड़ से लगातार पलायन हो रहा है, गांव के गांव वीरान हो रहे हैं, सरकार उस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। आप जाइए पहाड़ में, वहाँ पर जो है इंसान नाम की चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी गाँव में, और सरकार का पलायन आयोग भी इस चीज़ की पुष्टि करता है। फिर ये डेमोग्राफिक चेंज को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है?
तो वहीं देखिए अब कांग्रेस की तरफ से लगातार कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आरोप भी लगाए गए। ऐसे में गरिमा दसोनी की तरफ से भी इस दौरान कहा गया है, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी मतदाता का नगर निकाय और जिला पंचायत दोनों में मतदाता सूची में नाम है तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे शहर हो या गांव। इसको लेकर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि टिहरी के बिलंगना में से भी यहां पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही बीजेपी की महिला नेता का देहरादून के नेहरू कॉलोनी में घर है और उन्होंने नगर निगम के चुनाव में भी मतदान किया था। ऐसे में वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव गांव से कैसे लड़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर अब देखिए मतदाता सूची को लेकर भी यहां पर सियासत गर्मा गई है। ये जो सचिव हैं, सचिव साहब राज्य निर्वाचन आयोग के, ये सारे प्रदेश के जिलाधिकारियों को ये आदेश दे रहे हैं कि किसी प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र से केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि उसका नाम एक से अधिक ग्राम पंचायतों, निर्वाचन क्षेत्रों या नगर निकाय की निर्वाचन नामावली में सम्मिलित है। जबकि नीचे यही सचिव साहब जिलाधिकारियों से कह रहे हैं कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 संशोधित 2019 की धारा 9 की उपधारा 6 का पालन किया जाए। और जब हम देखते हैं कि उपधारा 6 क्या कहती है, तो उपधारा 6 भी हमने निकाली और उपधारा 6 कहती है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नामांकन के लिए हकदार नहीं होगा, उसका नामांकन निरस्त किया जाएगा। तो इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां पर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं एक ऐसा गांव भी है जहां पर विकास नहीं हुआ है और ऐसे में ग्रामीणों ने कुल मिलाकर बहिष्कार करने का ऐलान भी कर दिया है। तो आपको बता दें कि अगर पौड़ी की बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कलजीखाल ब्लॉक में डांगी ग्राम सभा के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। गाँव में हुई बैठक के बाद ये सामूहिक निर्णय लिया गया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है क्योंकि ग्राम सभा को निर्वाचन आयोग ने ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षित कर दिया है, लेकिन अगर बात करें जबकि 2014 से अब तक गांव में किसी को भी यहां पर प्रमाण पत्र नहीं बना है। तो ऐसे में आपको बता दें कि कुल मिलाकर अब इन लोगों ने यहां पर पूरे तरीके से चुनाव का बहिष्कार किया है। विकास नहीं है तो विकास पर ही जो है रोक लगा दी गई है सीट आरक्षित करके। अब एक तरफ तो आपने ठीक है पिछड़ी जाति सीट कर दी, हमारे यहाँ ओबीसी विकार का है 2011-12 जो जनगणना हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ सुनार लोग रहते हैं। लेकिन आप पिछले 14 से हमको प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हो। 14 में भी हमारे भाई ऐसी पेश फंसा था कि वो सीट जो है महिला कर दी थी, तब हमने बहिष्कार किया था। तो लास्ट में जिलाधिकारी के महोदय से एसडीएम तहसील प्रशासन ने हमको प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया। डांगी है कलजीखाल विकासखंड की, उसमें प्रधान पद महिला आरक्षित हो गया है, ओबीसी महिला आरक्षित हुआ है। यह डांगी गांव की बहाने ही सही जो सुनार जाति है हमारी, उस पर एक नई बहस छिड़ गई है कि ये 2014 में सुनार जो जाति है उसके आगे राजपूत लगा दिया गया है। उसके बाद से शासन प्रशासन ने इसमें कोई पहल नहीं की कि वो सामान्य में है या ओबीसी में है। जो ग्रामीण आए थे उनका ये था कि ओबीसी के लिए सीट आरक्षित कर ली गई है उनके गांव की, लेकिन वहाँ पे कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं था, जिस कारण नामांकन नहीं हो सका है। तो इसका संज्ञान हम लोगों ने ले लिया और इसको आज जो पत्र भी प्राप्त हुआ है इसको हम लोग शासन को भी भेज देंगे आगे मार्गदर्शन के लिए कि इस पर आगे किस प्रकार से चुनाव की कार्रवाई या जाति प्रमाण पत्र की कार्रवाई इस प्रकार से की जानी है। इस पर जैसा भी मार्गदर्शन होगा उस अनुसार हम लोग शीघ्र करेंगे। और चलिए अगली खबर देहरादून से है, जहां पर बता दें कि इस दौरान मुख्य सचिव आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि कुल मिलाकर जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और प्रदेश में बारिश के चलते उत्पन्न स्थितियों का मुख्य सचिव ने जायजा लिया है, जहां मुख्य सचिव ने हालातों को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। आपको ये भी बता दें कि लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, इसी के चलते प्रदेश के कई इलाकों में तबाही मची हुई है। पूरे तरीके से जानकारी लेते हुए नजर भी आए।
और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर 19 जुलाई को उधम सिंह नगर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में देखिए स्टेडियम का पूरे तरीके से यहां पर निरीक्षण करते भी नजर आएंगे। और आपको ये भी बता दें कि 19 जुलाई को उधम सिंह नगर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तय हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह इस विशेष दौरे में जिले के उद्योगपतियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और साफ निर्देश दिए कि हर इंतजाम समय पर और सटीक होने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बैठक का आयोजन स्टेडियम परिसर में होगा, जहां सुरक्षा प्रोटोकॉल और साथ ही मेहमान नवाजी में भी कोई भी यहां पर कमी नहीं छोड़ी जाएगी। डीएम ने यह भी कहा कि गृह मंत्री के आगमन को लेकर पूरी तैयारी है। यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। ये कार्यक्रम 19 तारीख को प्रस्तावित है और इस कार्यक्रम में इंडस्ट्रीज़ के साथ पूरा इंट्रैक्शन होगा, इंडस्ट्रीज एग्जीबिशन लगेंगी और इसके द्वारा उनका उद्बोधन किया जाएगा। तो इसमें उद्योग निदेशालय इसमें लीड लेकर इसका जिला प्रशासन के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करा रहा है और इसमें देश के बहुत जो हमारे सिडकुल हैं उसके उद्योगपति आमंत्रित होंगे। और चलिए आगे बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर आपको बता दें कि कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय रहे हैं जिनको लेकर चर्चा भी हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि सभागार में भी इस दौरान कुल मिलाकर यहाँ पर सख्त संदेश दिया गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से बैठक हुई है, 30 अधिकारियों को यहाँ पर फटकार भी लगाई गई है। आपको बता दें कि हल्द्वानी सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित हुई। इस दौरान एसएसपी ने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरीके पर कोई भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। 30 अधिकारियों को कार्य में शिथिलता के चलते फटकार लगाई गई और सुधार नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। वहीं बेहतर काम करने वाले 23 अधिकारियों और कर्मचारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी यहां पर किया गया है। जो है मासिक अपराध गोष्ठी थी, तो इसमें जो हमारा मंथली रिव्यू है वो भी हमने किया है और इसके साथ साथ जो आगामी पंचायत चुनाव आ रहा है उसके तैयारियों के संदर्भ में जो इनको निरोधात्मक कार्रवाई करनी है, जो पोलिंग स्टेशन है संवेदनशील अति संवेदनशील, उनके हिसाब से जो कार्रवाई करनी है और आपदा के मद्देनज़र जो इनको बेसिक प्रिकॉशन भी रखने हैं, उन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन हुआ है। एक दो मामलों में जो प्रिवेंटिव जहाँ कम हुआ है वहाँ इनको सख्त हिदायत दी गई है कि अपना प्रिवेंटिव बढ़ाएं। इसके साथ ही जो पोलिंग स्टेशन है उनका अल्टरनेट रूट देखने के लिए और जो इस तरीके का बारिश का सीजन है उसके मद्देनज़र क्या कंटीजेंसी उस टाइम बन सकती है, उसके लिए ये भी तैयार रखने के लिए और जिला प्रशासन से आपदा प्रबंधन से आवश्यक समन्वय स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया। और चलिए आगे बात करते टिहरी की, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर आखिरकार किस तरीके से तैयारियां की गई है, इसको लेकर भी पूरी जानकारी ली है। साथ ही आपको बता दें कि बहुत जल्दी कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तो ऐसे में अगर बात करें टिहरी की, तो जिला अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने नगर पालिका परिषद सभागार मुनि की रेती में कांवड़ यात्रा के सकुशल और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बैठक ली है, जिसमें सभी व्यापार मंडल, ड्राफ्टिंग, होटल एसोसिएशन और टैक्सी यूनियन के सदस्यों को धर्मनगरी में आने वाले लोगों को पोस्टर लगाकर जागरूक करने के लिए कहा गया है। और जैसा कि कांवड़ यात्रा की मीटिंग में भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए कि एक तो इस कांवड़ यात्रा को हम लोग सफल बनाएं, दूसरा एक नो प्लास्टिक कैंपेन भी हम लोग चलाएं। तो मुख्यतः आज जो हमने नगर पालिका में बैठक करी है, हमारे सारे यहाँ पे टैक्सी यूनियन, टेम्पो यूनियन, होटल एसोसिएशन, स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर्स, हमारी जो पार्किंग संचालित। और चलिए अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर सैनी आश्रम को लेकर दो गुटों के बीच में लगातार जो विवाद है वो उपजता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आश्रम को लेकर दो गुटों के बीच में ये विवाद और कुल मिलाकर बात करें तो अब ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में एक गुट से जुड़े लोगों ने
देवपुरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की है और आरोप ये भी लगाया है कि कुछ लोग सैनी आश्रम पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान सैनी सभा के अध्यक्ष आदेश सैनी सम्राट ने कहा है कि जिन लोगों ने सैनी आश्रम की आम सभा में मारपीट और बवाल किया था, उन्हीं लोगों ने मंगलवार को फिर से आश्रम में जबरन घुसकर मारपीट और पत्थरबाजी भी की है। मारपीट करने वालों में हथियारों से लैस कई बार यहाँ पर गुंडा तत्व भी शामिल थे, जिन्होंने यहाँ पर मारपीट की है। सीएसआर के पास गए तो सीएसआर में सबसे पहले समझाएंगे। मामला यह है कि कुछ असामाजिक तत्व सैनी आश्रम को और सैनी समाज को बदनाम करने पर तुले हुए हैं और अभी 6 तारीख में हमने एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में कुछ सोची समझी साजिश के तहत हमारे जो जिम्मेदार लोग थे पहले, वही असामाजिक तत्वों को हथियारों से लैस होकर आश्रम के अंदर आए और उन्होंने वहाँ पर मारपीट करी, हमारे रजिस्टर फाड़े, हमारा साउंड सिस्टम तोड़ा, जिसका प्रूफ सारा आश्रम के अंदर मौजूद है। पुलिस की वीडियोग्राफी में भी है, सीसी कैमरे में भी मौजूद है। और चलिए अब आगे बात करते हैं रानीखेत की, जहां पर राशन को लेकर उनके विक्रेताओं ने आंदोलन छेड़ दिया। और ऐसे में आपको बता दें कि राशन विक्रेताओं का सीधे तौर पर कई तरीके के आरोप भी इस दौरान देखने को मिले, जहां पर आपको ये भी जानकारी दे दें कि रानीखेत में सरकारी राशन विक्रेताओं का आंदोलन जारी है और राशन विक्रेता अपनी शिकायत लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय पहुंचे, जहां पर इस दौरान राहुल आनंद से राशन विक्रेता अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट की बात हुई है। बातचीत के दौरान प्रशासन ने 3 से 4 दिन के अंदर मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। अभी हमारे पास जो हमारे रानीखेत गोदाम के अंदर के जितने भी राशन डीलर्स हैं, उनकी कुछ थोड़ी सी स्टैंड ऑफ चल रही थी डिपार्टमेंट से, तो उसी क्रम में वार्ता की गई इनसे। तो इनके कुछ एक छोटा सा इनका मसला था कुछ पुराने बिलों के भुगतान को लेकर के, तो उनके संबंध में हमारी वार्ता हुई पूर्ति निरीक्षक मैडम से, तो उनसे हमारी सारी चर्चाएं हो गई। कल तक इनके बिल पहुंच जाएंगे जनपद में, जहां से इनके 2 से 3 दिनों में इनके बिल के भुगतान भी हो जाएंगे। और इनकी जो एक डिमांड थी कि उसके बिना हम राशन नहीं लेंगे, तो उसके बारे में इनके द्वारा आश्वासन हो दे दिया गया। आज हम आए थे अपने पुराने बिलों के भुगतान के लिए, जो भी एसडीएम साहब और मैडम द्वारा हमसे कहा गया कि 2 या 3 दिन के भीतर बिलों का भुगतान हो जाएगा और आश्वासन दिया है पूरा, कहा कि हो जाएगा। और हमने भी उन्हें एक आश्वासन दिया है कि दूर दूर शहर जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ आप गाड़ी भेजिए और सामान उतार के रख लेंगे। अगर 2 या 3 दिन के भीतर हमारे बिलों का भुगतान हो जाता है तो फिर हम राशन बांटना शुरू कर देंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।